आज के इस साहित्य मंच के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे और हम सबों के आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, आदरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, दर्शन पांडे जी, अनुपम जी, अजय जी और बहुत दूर से हमारे साथ पिछले कोरोना में 2 साल जंगलों में घूम रहे पूर्वोत्तर से आए इंद्र चापागई जी। मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम प्रेमचंद जयंती के अवसर पर है। प्रेमचंद को याद करना अपनी परंपरा को याद करना है, स्मृति कृतज्ञता है। जो समाज भूल जाते हैं तो वे पराधीन हो जाते हैं, पर याद करना हो तो कैसे याद करें। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। जब कोरोना शुरू हुआ तो देश के उन हिस्सों में जहाँ की जनसंख्या का घनत्व तो कम है, वहाँ बोलने का सुख मिलता था। तो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ। हमने प्रेमचंद पर बोलना शुरू किया तो 2-4 बच्चे थे नीसी वहाँ के जनजाति के, तो अपन बोल रहे थे कि प्रेमचंद अस्पृश्यता और ये और सूदखोरी और ये सारी चीजें, और बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे कहा, ओए सुन क्यों नहीं रहा? उसने कहा कि तुम जो बोल रहा वो अपनी समस्या नहीं है। हमारे समाज में सूदखोरी की कोई समस्या नहीं है, हमारे समाज में स्त्री पुरुष असमानता की कोई समस्या नहीं है, हमारे समाज में दहेज की कोई समानता नहीं है। तब मुझे लगा कि प्रेमचंद के कई अतिपाठ तो नहीं है और कई जगह कुपाठ तो नहीं है। जिस पाठ को हम राष्ट्रीय पाठ मानकर चल रहे हैं, उस पाठ पर एक बार विचार करना चाहिए। और फिर प्रश्न हुआ कि प्रेमचंद को हम पढ़ें कैसे। अच्छा, जब भी मुझे कुछ पढ़ना होता है मुझे पंडित जी याद आते हैं, शुक्ल जी याद आते हैं। शुक्ल जी बोले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी हमारे शुक्ल जी का इतिहास हिंदी साहित्य की गीता है। वो पासीघाट से बैठी हुई है। तो जब शुक्ल जी ने आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व, 92 वर्ष पूर्व हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा, और शुक्ल जी ने जहां जिसको चपत मारी वो वहीं सहला रहा है। अब मेरे मन में एक सवाल खड़ा होता है, आप लोग भी सोचिएगा कभी, कि प्रेमचंद और गांधी के संदर्भ में जब हम पढ़ने शुरू करते हैं, आदरणीय कुमुद जी ने कहा कि कुछ एक बड़ा अच्छा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, सांस्कृतिक रणनीति। अच्छा लगता है वो शब्द कि वेदना, संघर्ष के जो सूत्र हैं वो क्या गांधी के प्रभाव हैं? क्या उन्हें गांधी के विचारिस पढ़ा जाना चाहिए? एक 20वीं सदी की हिंदी सृजनात्मकता में हृदय परिवर्तन, अहिंसक प्रतिरोध, सत्य के स्वरूप विवेचन, ट्रस्टीशिप की अवधारणा, विकास और नैतिकता जैसे मुद्दों पर जो प्यार घृणा के संबंध बने हैं, उसमें गांधी की उपस्थिति खोजी गई है। ऐसा माना गया कि ये गांधी प्रभाव है। मेरे मन में एक थोड़ा सा सवाल है। मैं प्रेमचंद का अधिकारी विद्वान नहीं हूं, अपन तो चीयर लीडर्स हैं। गांधी
भारत में 9 जनवरी 1915 को आते हैं। पहला आंदोलन अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना होती है। असहयोग आंदोलन स्थगित होता है। चंपारण और चौरा चौरी दोनों पूर्वांचल में हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी पूर्वांचल में लिख रहे थे। वे अपने इतिहास में गांधी का नाम तक नहीं लेते। सोचने की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गांधी और हिंदी साहित्य के साथ जिन संबंधों की हम व्याख्या कर रहे हैं वो गांधी का अतिपाठ तो नहीं है। क्योंकि हमने अपने समय में देखा नायकों की एक सत्ता केंद्रित पाठ चले। हर सत्ताएं अपने नायक बना लेती और उनके पाठ बनाती हैं और सत्ता के जो मलाई खाने वाले होते हैं उनका प्रभाव हर जगह वो देखते रहते हैं। खैर, एक पुस्तक है 1940 में प्रकाशित हुई, अपने घनश्याम दास बिरला ने लिखी है। उस पुस्तक का नाम है बापू। यह पुस्तक सस्ता साहित्य मंडल से छपी है। यह पुस्तक उस समय लिखी गई थी जब गांधी जी 71 वर्ष के थे। बिरला जी गांधी जी के निकट थे। अगर आप गांधी जी का फोटो देखें तो एक तरफ बिरला जी होते हैं और दूसरी तरफ बजाज जी होते हैं। बहुत ही छोटी छोटी बातों का रोचक और स्मरणीय अनुभव उसमें है। पुस्तक गांधी की केंद्रीयता में पनप रहे दृष्टिकोण को समझने में हमारी मदद करती है। यह दृष्टिकोण क्या है, इसकी व्याख्या एक बार जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि गोस्वामी तुलसीदास की मानसिक संरचना को अगर वाल्मीकि और कालिदास निर्मित कर रहे थे तो गांधी की मानसिक संरचना को बुद्ध और गोस्वामी तुलसीदास निर्मित कर रहे थे। अब मैं प्रेमचंद पर आता हूं, गांधी और प्रेमचंद के संबंधों पर आता हूं। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने उनकी जीवनी लिखी है। शीर्षक दिया है कलम का सिपाही। इस पुस्तक के पृष्ठ 99 पर उनका एक वाक्य है कि कई रूपों में विवेकानंद उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। एक तो सच्चे हिंदू का रूप, ऐसा हिंदू जिसके मन में यह लालसा है कि आज के धन और बल से हीन हिंदू जाति पूर्व की सफल समृद्ध आत्मगौरवशालिनी आर्य जाति बने। सुनिए साहब, ये पुस्तक एक पुत्र ने अपने पिता के बारे में लिखी है, इसलिए उसकी प्रामाणिकता पर तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 152 पर प्रेमचंद के उपन्यास जलवे इस्सार, जो कालांतर में वरदान शीर्षक से हिंदी में छपा, के पात्र बालाजी के बारे में एक प्रसंग है। बालाजी की पूरी कल्पना एक हिंदू सन्यासी की है जिसके समस्त संस्कार आचार विचार हिंदू हैं, यहां तक कि गो रक्षा भी है। 31 जुलाई 1880 को लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव की यात्रा नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद और प्रगतिशील लेखक संघ से होती हुई 2022 तक आई है। ये लगभग 143 साल का सफर है। देश का मन बदल रहा है, देश अपने नायकों के साथ संवाद कर रहा है। प्रश्न यह है कि इस संवाद के बिंदु क्या हों? ये संवाद किन बिंदुओं के आधार पर पढ़ा जाए? मैं कुछ प्रश्न आपके सामने छोड़ दूंगा और आप विचार करते रहिएगा। 8 फरवरी 1921 को गांधी जी ट्रेन से गोरखपुर आते हैं। उस दिन बाले मियां के मैदान में
जनता को संबोधित करते हैं। गौर कीजिएगा, यह दौर खिलाफत आंदोलन का था। तब गोरखपुर की जनसंख्या 58,000 थी। दस्तावेज बताते हैं कि बाले मियाँ के मैदान में गांधी को सुनने लगभग 1 लाख लोग आए थे। गांधी जी और शौकत अली दोनों बिहार से आ रहे थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि गांधी को सुनने वाली भीड़ में प्रेमचंद भी उपस्थित बताए जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब प्रेमचंद ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया तो उसे बताया गया कि प्रेमचंद ने गोरखपुर के भाषण को सुना था। इन्होंने 15 फरवरी को इस्तीफा दिया था और 8 फरवरी को गांधी जी आए थे। गांधी जी गोरखपुर में लोगों को जगाने आए थे। अब कौन जागा कौन नहीं जागा ये बात की बात है, पर प्रेमचंद के जागने की बात कही जाती है गांधी को लेकर। देखिए साहब, ये बात है 1921 की, जिसे गांधी का प्रभाव बताया जा रहा है। गांधी आते हैं 1915। अब प्रेमचंद 1901 से लिखना शुरू कर चुके थे। स्वयं अमृत राय ने माना कि उनका पहला उपन्यास श्यामा ब्रिटिश कुशासन की निंदा है। 1906 में सोजे वतन छपता है, जिसकी पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसमें प्रेमिका द्वारा मंगाई गई रत्न जड़ित मंजूषा से निकली तख्ती पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इस सोजे वतन की एक कहानी है, यही मेरा वतन है। यह भी अमेरिका में बसने वाले एक भारतीय के सीने में अपने देश के प्रति प्रेम का दर्द व्याख्यात करती है। सोजे वतन प्रतिबंधित हुआ। फिर 1907 में प्रेमा आती है, प्रतिज्ञा आती है। फिर 1912 में प्रकाशित वरदान आता है। ये सारे उपन्यास बताते हैं कि प्रेमचंद गुलामी के साथ साथ देश की कुरीतियों से आहत थे। अब सभी जानते हैं कि सन 1905 में प्रेमचंद ने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह कर लिया था। प्रतिज्ञा 1907 का उपन्यास है। गांधी जी के आने से पहले जिन मूल्यों को हम गांधीवादी मूल्य कहते हैं वो प्रेमचंद के उपन्यास में है। मैं सोच नहीं पाता हूं कि प्रेमचंद पर गांधी के प्रभाव को पढ़ा जाए या गांधी पर प्रेमचंद के प्रभाव पर। देखिए, मैं हिंदी का वैसा प्राध्यापक हूं जो पढ़ लिख लेता हूं, थोड़ा बहुत पढ़ के ही लिखता हूं। 1918 में सेवा सदन आया। सेवा सदन में जो गणिका है वो सुमन है, और सुमन को वो दाल मंडी के कोठे से निकालकर सेवा सदन की अध्यक्षा बना देते हैं। 1922 में प्रेमाश्रम आता है। प्रेमाश्रम गांधी जी के साहित्यिक प्रयत्नों का एक तरह से साहित्यिक रूपांतर है, गांधी जी के प्रयत्नों का। शिवरानी देवी की एक पुस्तक है, आप सबों ने पढ़ा होगा, प्रेमचंद घर में। यह पुस्तक पहली बार 1944 में प्रकाशित हुई। 2005 में इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। शिवरानी देवी लिखती हैं, मैं शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं, गांधी जी राजनीति के माध्यम से भारत के किसानों और मजदूरों के सुख चैन के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रेमाश्रम उन्हीं प्रयत्नों का साहित्यिक रूपांतर है। यह मैं शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं। हम न भूलें, हम सभी, कि 1944 तक गांधी स्थापित हो चुके थे। ये पुस्तक 1944 की है। ऐसा लगता है कि जिस प्रेमचंद ने साहित्य को राजनीति के आगे चलने वाली मसाल बताया था, शिवरानी देवी ने पॉलिटिकली करेक्ट होने की इच्छा में प्रेमचंद को गांधी का अनुयायी बता दिया। जैसे अब हर चीज पर किन्हीं का प्रभाव खोजा जा रहा है। 1925 में एक उपन्यास आता है, रंगभूमि। रंगभूमि का नायक है भिखारी सूरदास। वह बनारस के पास पांडेपुर गांव का निवासी है।
सूरदास के पास कुछ जमीन है, इस गांव के पशु जिसमें चारा खाते हैं, इसमें एक पूंजीपति किस्म का आदमी जो नया नया जनसेवक बना है, उसकी नजर है उसमें, वो उसको लेना चाहता है। वो बार बार कहते हैं कि भाई उसका जो सूरदास को पैसा देना चाहता है, सूरदास जमीन नहीं देना चाहता। बिठुआ कहता है कि हाँ, झोंपड़ी लगाने पर वो हटा देंगे। सूरदास कहता है कि हम फिर लगा देंगे। बिठुआ कहता है वो फिर हटा देंगे। सूरदास कहता है हम फिर लगा देंगे। वे जितनी बार हटाएंगे हम उतनी बार लगा देंगे। यह हट क्या है? यह हिंदू हट है। कहूं कहो यही रहनी राम है। यह हट है। यह हट अपने ऊपर विश्वास करने से आता है। सत्ताएं हमारी आस्था को नहीं हिला सकती। सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। भारत का समाज समाज केंद्रित अवधारणा में जीता रहा है। मिठुआ और सूरदास वहां की पैदाइश है। इसे सिर्फ गांधी के संदर्भ में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। यह सात्विकता अपने पर भरोसा करने से बनता है। यही वह बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए। मैं हूं और मैं अपनी ताकत पर हूं। यह ताकत गांधी की ताकत हो या हिंदुत्व की ताकत हो, भारत की ताकत हो, अगर गांधी और प्रेमचंद को पढ़ना है तो इन्हीं संदर्भों में पढ़ा जाना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूं, प्रेमचंद के सत्तावादी पाठ से बचिए। साहित्यकारों के सत्तावादी पाठ से सत्ताओं की उम्र बहुत छोटी होती है। समाज और संस्कृति की उत्तरजीविता बहुत बड़ी होती है और यही वो ताकत है कि भारत बचा हुआ है। भारत लुटियंस से नहीं बचा हुआ है। भारत उस सूरदास के हट से बचा हुआ है। आज आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत अब हम सुनने आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमने भी कुछ कमाई की।